हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 1.2 में मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। हमने पिछला चैप्टर 1.1 पढ़ा था जिसमें रियल नंबर के कुछ पार्ट पढ़े थे, रेशनल नंबर। मेन उसमें फोकस था इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम पे, जिसको हम लोगों ने अच्छे से कर लिया था। सभी क्वेश्चंस भी हल किए थे। आपको बताया भी था कि अगर जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है आप मुझे बता सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले ही बताया कि ये क्रैश कोर्स की तरह है। जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे कि आपका पेपर रिवीजन हो पाए एग्जाम से पहले, बिहार बोर्ड 10th मैट्रिक के एग्जाम से पहले। तो आज हम चैप्टर 1.2 पे चल रहे हैं। अब चैप्टर 1.2 क्या है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए, एक चीज आपको उसमें पूछा जाएगा, नेचुरल नंबर, हिंदी में उसको प्राकृत संख्या बोलते हैं। ये है क्या, तो मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं। जिस संख्या को हम लोग गिन सकते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, तो हम लोग 1 को गिन सकते हैं। तो जो काउंटेबल नंबर होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो आपको एक शॉर्ट में ये बताना था, पूरा डीप नहीं जा रहे हैं, हर एक का डिफिनीशन पे नहीं जा रहे हैं, आपको एक शॉर्ट में बताना था कि ये क्या होता है। नेक्स्ट, इस पूरे चैप्टर में आपको एक अभाज्य संख्या दिखेगा, इसके बारे में आपको जानना है। अगर अभाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या भी होगा। अब आपको हमने भाजक भागफल शेष इक्वलिट डिवीजन का जो हिंदी पार्ट था, जो हम लोगों ने अच्छे से बताया था, कोसेंट, रिमाइंडर, डिविजर, डिविडेंड, उसका ही, इसी से ये पता चल जाएगा। और शब्द का हिंदी में अर्थ होता है नहीं। ये बात याद रखिएगा, हिंदी अगर आपने पढ़ा है तो और शब्द का मतलब ये होता है नहीं, और यहाँ पे और नहीं लगा है, इसका मतलब हाँ पॉजिटिव है, ये उसका निगेटिव पार्ट है। भाज्य संख्या का मतलब होता है, सिंपल समझिए, जिस संख्या को डिवाइड किया जा सकता है खुद के बाद। ऐसे तो हर एक संख्या, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि हम चार को आप कहां कहां से डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो हर एक संख्या किससे डिवाइड होगा, 1 से, चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य संख्या हो। तो 1 से तो सब डिवाइड होगा, 1 तो सबको डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट, वो संख्या खुद से डिवाइड होगा, खुद से, यहां पे हम लिख देते हैं सेल्फ ऑन, जो खुद से डिवाइड होगा, यहां भी डिवाइड होगा खुद से। इसके बाद भाज्य में उस संख्या बहुत सारे संख्या से डिवाइड हो सकता है, लेकिन अभाज्य यहीं पे स्टॉप हो गया। मतलब आप अगर एक डिफिनीशन के रूप में जाइएगा तो अभाज्य संख्या का कितना गुणनखंड होगा, मतलब अभाज्य संख्या अगर यहां पे कोई है तो कितने चीज से डिवाइड हो सकता है, एक तो 1 से और दूसरा वो खुद से डिवाइड होगा, और वो किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब एग्जांपल पहले ले लेते हैं 2 किससे डिवाइड हो सकता है, पहला तो 1 से और दूसरा खुद इटसेल्फ 2 से। अब ले लेते हैं 3, एक तो 1 से और दूसरा 3 से। अब ले लेते हैं 5, 1 से और 5 से। अब ले लेते हैं 7, 1 से 7 से। अब और भी है, आगे चलते हैं, पहले इस पे भी आते हैं। अब यह है भाज्य संख्या, जो किसी से डिवाइड हो जाए, किसी से मतलब खुद को छोड़ के, 1 को छोड़ के, और किसी से भी। जैसे हम लोग 4 ले लेते हैं, 4 1 से भी डिवाइड होगा और खुद से भी डिवाइड होगा, मतलब 4 से भी डिवाइड होगा, तो हम लिख लेते हैं 4 से भी डिवाइड हो सकता है। और किस किस चीज से 4 डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है। मतलब यहां पे तो 3 नंबर हो गया। अगर 4 को आप देखेंगे तो 4 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से, 2 से, 4 से। अब हम एक और ले लेते हैं 6, 1 से, 6 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। तो भाज्य संख्या का एक सिंपल डिफिनेशन समझ लीजिए, खुद के बाद और भी किसी संख्या से वो डिवाइड हो जाए। और अभाज्य में क्या होगा, अच्छा मैं ये बहुत सिंपल तरीके से बताया जा सकता था, लेकिन मैंने इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लोर इसलिए किया है कि मैं इससे आपको एक डिफिनेशन पे चलूंगा और आगे चल के कुछ सवालों के जवाब आपको इसी से मिल जाएंगे। ये जो बताने का तरीका है इसी से। यहां पे आपने क्या देखा, खुद का एक 1 और एक दूसरा इटसेल्फ, मतलब खुद संख्या से। मतलब अगर आपको मैं एक सवाल पूछ दूं कि अभाज्य संख्या का कितना गुणनखंड हो सकता है, तो अभाज्य संख्या का कितना गुणनखंड हो सकता है, 2, सिर्फ और सिर्फ 2, सिर्फ और सिर्फ 2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
अभाज्य संख्या का कितना गुणनखंड हो सकता है, तो सिर्फ 2। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ये संख्या अभाज्य है या भाज्य है, तो आप तुरंत बता सकते हैं, और आप ये डिफिनेशन लिख के भी बता सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। अगर वो अभाज्य संख्या होगा तो उसका कितना, एक तो 1 होगा और दूसरा वो खुद संख्या हो सकता है। मतलब उसका कितना होगा, सिर्फ 2 पार्ट। 1 तो अब 1 को यूनिवर्सल ले लेते हैं, चलिए अब 2 पार्ट में वो डिवाइड होगा। पर भाज्य संख्या क्या होगा, बहुत सारे अंकों से वो डिवाइड हो सकता है, मतलब भाग लग सकता है उसमें। तो ये भाज्य और अभाज्य, अब इसका डिफिनेशन में अब पेपर में कुछ क्वेश्चंस आएंगे इस पे। 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, ऐसे ये चलता जाएगा। देख लीजिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23। और भाज्य आप समझ गए। तो अभी आगे वाले सवाल पहुंचने से पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी था। अब एक थ्योरम आपको बताने जा रहा हूं, मतलब मैं इसको मिटा दूं। एक थ्योरम है, पेपर में आता नहीं है, लेकिन प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यही एक थ्योरम का एक लाइन था कि प्रत्येक भाज्य संख्या जो डिविजिबल संख्या है, उसको जो डिविजिबल नहीं है दूसरों से, खुद से और 1 से है, उसको एक गुणनखंड के रूप में किया जा सकता है। अब हम आते हैं सवाल पे। तो पहला सवाल है, हम देख लेते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। सवाल में क्या है, 140। अभाज्य कौन कौन सा नंबर है आपको याद रखना है, फिर भी मैं हिंट पे देता हूं। 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इतना भी याद रखिए फिलहाल। तो चलिए इसको हम लोग सबसे कम 2 से करते हैं डिवाइड। सिर्फ अभाज्य से करना है, याद रखिएगा। 2 के बाद 35, 3 से कर सकते हैं, लेकिन 3 से 35 लगेगा नहीं। 3 के बाद आते हैं 5। कब तक करना है, जब तक लास्ट में क्या आ जाए, 1। और इसको लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देख लीजिए इसमें कोई भी भाज्य संख्या नहीं है, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। 2 बार है, 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, हो गया आंसर। तो 140 को आपने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब दूसरा देखिए, दूसरा है आपका 156 है, आप वो आराम से कर लेंगे। मैं थोड़ा सा ज्यादा पे जाता हूं, 3825 सी, 3825 क्या लिखता है। दूसरा 156 है, इजीली हो जाएगा। देखिए 5 है लास्ट में, तो 2 से लगेगा नहीं। 3 से देखते हैं, 3 3 दूनी 6, 7 या 21, 5 3 15, 3 से लग गया। फिर से 3 से लगा के देखते हैं, लास्ट में 5 है। अब तो 3 से लगेगा नहीं, क्योंकि 5 है लास्ट में। 5 से लगा के देखते हैं, फिर से 5 से, अब तो लास्ट में 17 आ गया। 17 तो किसी से लग नहीं सकता क्योंकि अभाज्य संख्या है। हम इसको लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। चलिए 1 को आप छोड़ दिया करेंगे। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 17, 2 हो गया। एक सबसे कितना है, 7429। चलिए 7429 पहले देखते हैं। 9 है तो लास्ट में 3 से ट्राई करते हैं। 4 12 7 21, नहीं लगेगा 3 से। 7 से नहीं लगेगा, 11 नहीं लगेगा, 13 से भी नहीं लगेगा, 17 67 68 6 51
एक मिनट रुकिए, 17 से देखिए तो 437 देखिए तो अच्छे से करके देखिए तो काउंट। ये इसका लास्ट है। अब 17 से फिर से एक बार देखते हैं। 3 9 97 93 में नहीं, 17 के बाद 19 19 दूनी 38 38 6 5, हाँ 1 मिनट, 19 से लग गया। 19 दूनी 38 38 38 2 3 2 5 19 3 57, लास्ट में कितना आ गया 23। 23 खुद अभाज्य है, तो यहाँ पे 1 देख लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में 1 नंबर के लिए आ सकता है। 17 19 23। तो ये चैप्टर 1.2 का फर्स्ट पार्ट था। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको करना क्या, आप सोच लीजिए। आपको कोई संख्या दिया रहेगा, सिर्फ अभाज्य लाना है। मतलब 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये संख्या जो किसी और से डिवाइड ना हो, खुद को छोड़ के, वो संख्या से आपको डिवाइड करना है। ये नहीं कि 4 से भी लगा दिए, 6 से भी लगा दिए, 8 से भी लगा दिए, 10 से लगा दिए। सिर्फ अभाज्य संख्या से डिवाइड करते जाना है। और उसके बाद अगर वो रिपीट कर रहा है उसको पावर में लिखना है, नहीं रिपीट कर रहा है सेम लिख के छोड़ देना है, खत्म। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 1.2 का फर्स्ट पार्ट। अब हम नेक्स्ट आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, मतलब अभी जो पेयर में दिया रहेगा संख्या, उसका आपको HCF और LCM निकालना है, तथा उसके बाद चेक करना है उसकी प्रॉपर्टी से कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है HCF और मल्टीप्लीकेशन HCF इंटू LCM। तो बाद में चेक करेंगे। चलिए उसका पहला पार्ट ले लेते हैं। पहला पार्ट है 26 और 91, 26 91। अभाज्य संख्या से करना है, तो चलिए पहले 26 का कर लेते हैं। चलिए, तो आते ही स्टार्ट हो गया, खत्म हो गया। तो क्या कर लेते हैं, 26 का आपका हो गया 2 इंटू 13, मतलब 2 इंटू 13 इंटू 1 भी चलिए लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग 91 पे। 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 7 से देखें। चलिए ये भी जल्दी ही निपट गया, 7 इंटू 3। अब यहां पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि HCF और LCM में करना क्या रहता है। ये तो आप सीख लिए, अभाज्य संख्या से आप ये फैक्टराइजेशन कर देंगे। अब यहां क्या कीजिएगा कि पहले कॉमन देख लीजिएगा, दोनों में कौन सा है। ये दोनों कॉमन है, जो पार्ट कॉमन रहेगा वो HCF होगा। समझ गए? फिर से मैं बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। जो पार्ट दोनों में कॉमन होगा वो HCF होगा। तो HCF ऑफ 26 91 क्या होगा, इसमें कॉमन कौन सा है, 13 इंटू 1 इक्वल टू 13। तो HCF आपको कितना मिल गया इसका, 13। LCM में कॉमन को भी लिखना है, तो कॉमन कितना है 13। एक ही पेयर में एक को लिखना है, एक पेयर बन गया, इसमें से एक, ये नहीं कि दोनों को रिपीट कर देना है। पेयर को लिख लिए 13 और 1, बचा जितना भी है 2 इंटू 7। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, HCF में जो पार्ट कॉमन रहेगा उसको आपको HCF लिखना है। कॉमन हमने एक 13 और एक 1 इतना मैटर करता नहीं है लिखना, लेकिन चलिए हम लोग लिख ले रहे हैं, लिख दिए। अब LCM में कॉमन को पहले एक लिख लीजिए, ऐसा नहीं कि दोनों 13 लिखा लेंगे, ये बात पर ध्यान दीजिएगा। जो पेयर बनाएंगे उसका एक संख्या लिखेंगे और उसके बाद बाकी का उतार देंगे। चलिए कितना हो गया देख लेते हैं, 91 2 कम 2 9 दूनी 18। ठीक है, फिर से कर लेते हैं, 42 7 दूनी 14 4 18, ये हो गया। HCF निकल गया आपका 13 और LCM निकल गया 182। अब चलिए एक जो प्रॉपर्टी क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू उसका HCF और उस संख्या का LCM। चलिए दो संख्या कौन कौन सा था, 26 और 91, इक्वल है क्या, HCF कितना निकला था 13 इंटू 182।
अगर ये कट के 1 हो जाता है तब भी सेम होगा। दो तरीका है, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो, थोड़ा लंबा होगा, एक मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, काट दो। क्या हुआ, दोनों साइड, मतलब ये क्या हो गया, प्रूफ। अब ये आप क्या करते, पुराना तरीका से 182 को 13 से मल्टीप्लाई करना शुरू करते, कर इतना लंबा चौड़ा, फिर 26 को 91 से करते। अब 1 या 2 मार्क्स का पेपर आएगा और इतना लंबा चौड़ा हमको करना पड़ेगा, इससे अच्छा है दोनों को काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए इसका सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट स्किप करते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं। कितना है, 510 और 92। चलिए यहां हम लोग 510 का अभाज्य संख्या का फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगाते हैं, 8 त्रिक 24, 5 दिया 15। 3 से लगेगा नहीं, 5 से, 5 से कम 5, 17 पचे 85, 17 1। चलिए इसको लिखते हैं, कितना 510 का, और कितना है दूसरा 92। अच्छा इसको लिख लेते हैं, 2 3 5 17 1। दूसरा क्या है 92। चलिए 2 से, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, ये तो भाई 23 आ गया। चलिए ये 510 हो गया, ये 92, 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1, 4 चौके 16, 1 मिनट, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 12 14। हाँ ठीक है, चलिए गलती नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। अब इसमें देखिए कॉमन कौन सा है, पेयर 2 कॉमन है और 1 कॉमन है। चलिए 1 को भूल भी जाएंगे, तो HCF में क्या लिखेंगे 2, 1 हम अब भूल जा रहे हैं, चलिए एक बार लिख देते हैं। LCM देखिए, 1 2 तो लिख ही देंगे, 3 5 17, 3 5 17, फिर ये 2 और ये 23, 2 और ये 23। चलिए अब इसको करते हैं, 23 दूनी 46, 5 तिया 15 दूनी 30, और 30 17 ही, 17 तिया 51, 510 इंटू 46। अब चलिए 51 और 46 को गुना कर लेते हैं, 51 46, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 4 कम 4, 5 चौके 20, 6 4 3 2, बाद में एक 0 लगा देंगे, 2 3 4 6 0। तो इसका HCF और LCM कितना हो गया, HCF हो गया 2, LCM हो गया 23460। चलिए इसको मिटाते हैं, चलिए अब इसका हम लोग जांच करते हैं। जांच करते हैं क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल इंटू HCF इंटू LCM प्रूव करना है। चलिए 2 संख्या कौन कौन सा है, 510 92, इधर लिख लीजिए। LCM HCF है आपका 2 और LCM है आपका 23460। 23460 आपको गुना भाग नहीं करना है, 0 से 0 काट दीजिए। 2 से ये देखिए, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 46 हो गया। चलिए 2 से ही करते हैं, थोड़ा शॉर्ट होगा। 23 दूनी 46, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6।
चलिए इससे और काट दें। अच्छा 51 इंटू 23 कर दीजिए शॉर्ट में। 51 इंटू 23 का हम 3 कम 3 5 दिया 15, 2 कम 2 5 दूनी 10, 3 5 2 7 1173। तो ये 1 इक्वल टू 1 प्रूव हो गया। गुना भाग पे मत जाइएगा, कट जितना हो गया उसके बाद लास्ट में जब छोटा बचेगा तो उसको गुना करके कर सकते हैं। अगर ये इसका तो आपको फैक्टराइजेशन पता नहीं था, तो 51 और 23 छोटा है, इसको आप करके कर लीजिएगा। तो चलिए इसका पार्ट 2, इसमें 4 क्वेश्चन थे, 4 ही था ना, 1 मिनट देख लेने दीजिए। हाँ 4 क्वेश्चन था। अब थर्ड पार्ट है कि वही अभाज्य गुणनखंड, वही जो अभाज्य संख्या से कर रहे थे उसके द्वारा हम लोग को 3 पार्ट का, अभी तक 2 का कर रहे थे, तीनों का 12 15 और 21 है और भी क्वेश्चन है, उसका HCF और LCM निकालिए। ये भी बहुत इजी है। चलिए शुरू करते हैं, सेम मेथड है। वन लिखते जाइए, कितना है 12, 2 टू 2 टू 3 इंटू 1, ठीक है। 12 के बाद 15, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, 15 के बाद 21, 3 7 1, 21 3 7 1। अब HCF के लिए आपको क्या बताया गया था, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि अगर 2 पेयर था, सॉरी 1 पेयर था, दोनों का कॉमन देख रहे थे, तो यहाँ पे 3 रहे 4 रहे 5 रहे, सबका कॉमन देखेंगे। तो मैं ब्लैक पेन से कर देता हूं, यहाँ पे एक तो 3 और एक 1, तो लिख लीजिए HCF कितना हो गया 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। LCM कैसे करना है, पहले तो जो पेयर वाला है उसको लिख लीजिए, बाकी बचे सब उतार दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 कर लीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60 7 छक 42 420 बन गया, हो गया आंसर। सिर्फ याद रखना है कि HCF में आपको पेयरिंग करना है और LCM में उस पेयर को के बाद अलावा बाकी बचे सबको लिख देना है साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये भी अच्छा है, 17 23 और 29, पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए इसका तीसरा ले लेते हैं, 17 है और कितना है 23 है और 29 है, तीनों तो अभाज्य संख्या ही, तो एक एक डिजिट पे जाएगा। 17 हो गया भाई, ये तो इतने पे खत्म। 23 ये पूछा क्यों है, 29, चलिए 17 का 17 इंटू 1, 23 का 23 इंटू 1, 29 का 29 इंटू 1। अच्छा एक चीज इसमें समझा देता हूं, हमने जो स्टार्टिंग में थ्योरम बोला था कि 2 गुणनखंड होने चाहिए, और ये अभाज्य संख्या है, देखिए इसका कितना गुणनखंड है, सिर्फ 2 है। तो अगर कभी अभाज्य संख्या प्रूफ करने के लिए बोले तो आप एक ये भी पॉइंट बोल सकते हो कि जिसका 2 गुणनखंड हो। चलिए इसमें से हम देखते हैं, सिर्फ 1 कॉमन है, तो HCF ऑफ 17 23 और 29 कितना आ गया, सिर्फ 1, देख लीजिए बाकी कोई नहीं है उसमें। चलिए अब इसका LCM लेते हैं, पहले तो 1 उतार देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी सब 17 23 29, एक बड़ा सा डिजिट आएगा, उसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप का था जिसमें HCF और LCM निकालना था, 3 डिजिट दिए हुए थे, पर इससे पहले हम लोग 2 डिजिट पे कर रहे थे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है प्रॉपर्टी बेस्ड है, एक HCF दिया हुआ है 306 और 657 का 9, आपको LCM निकालना है। आप प्रॉपर्टी पे चले जाइए, प्रॉपर्टी क्या था, 2 संख्याओं का गुणनखंड
इक्वल टू HCF इंटू LCM। आपको निकालना है LCM। दो संख्या कौन कौन से है? 306 इंटू 657 दिया हुआ है, दो संख्या, इसका आपको LCM निकालना है। और HCF कितना दिया हुआ है? 9। LCM हमको नहीं दिया हुआ है, तो LCM को LCM लिख देते हैं, X भी लिख सकते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो 306 इंटू 657 डिवाइड बाई, ठीक है। चलिए काटते हैं, 9 तिया 27, 9 चक 36, 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 चक 28, 5 चौके 20 दो 22, 6 चक 24 दो 26, 7 21, 5 15 दो 17, 6 18, 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 2 22, 3 3 8। एक बार गुना चेक कर लीजिएगा, कहीं गलत भी हो सकता है कहीं। एक बार फिर 7 चक 28, 5 चौके 20 दो 22, 6 चक 24 दो 26, ठीक है। 7 21, 5 15 2 17, 6 18, 1 19, 8 3 3 12, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए इसका जो लास्ट डिजिट है 0 होना चाहिए फैक्टराइजेशन में, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। इससे पहले एग्जांपल में जाओगे तो आप 4 टू द पावर n था, पर वहां पे जो तरीका है सॉल्व करने का आप उस पर मत जाना, नहीं तो आप भूल जाओगे कैसे करना। प्राकृतिक संख्या पहले होता क्या है, पहले वो लिख लो। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 1 2 3 इतना तक लेके चलते हैं, 4 तक ले लेते हैं, ठीक है। अब जब 6 का पावर n है और n यहां पे क्या है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, 6 का पावर n दिया हुआ है। अगर n इक्वल टू ले लेते हैं 1, तो 6 टू द पावर 1 इक्वल टू कितना हो, 1 6। अगर n इक्वल टू 2 ले लेते हैं, 6 का पावर 2 कितना आया, 36। अगर n इक्वल टू 3, 6 36 चक 216। अगर n इक्वल टू 4, 6 टू द पावर 4, तो 216 इंटू 6, 6 36, 6 6 3 9, 6 2 12। अब आप जितना भी आगे जाओगे आप एक चीज कॉमन देखना, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 6। और आपसे पेपर में क्या पूछा है, पेपर में पूछा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त होती है। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, कहीं 0 पे समाप्त हो रही है लास्ट डिजिट, इकाई संख्या जिसको बोलते हैं, नहीं हो रही है। तो यही है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, ठीक है। अब यहां पे 4 टू द पावर n दे दे, कुछ भी दे देगा, आपको क्या करना है, और कोई तरीका बुक्स का तरीका मत फॉलो कीजिएगा। n जो प्राकृतिक संख्या का कुछ वैल्यू होता है आप उसको पुट करते जाइएगा और आप खुद देख लीजिएगा कि आंसर्स क्या आ रहा है। इकाई संख्या बोले, दहाई संख्या बोले, जो भी है ये आपके सामने है, ठीक है। सवाल है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों। दो तरीके से बताते हैं। पहला आप इसको लिख लीजिए, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसमें से आप क्या कीजिए, 13 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 7 गुने 11 प्लस 1, इसको सॉल्व करिए, 13 गुने कितना हुआ 77 प्लस 1 78। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, 78 इंटू 13, 8 तारीख 24, 7 21 2
28 और 78, 4 8 3 11, 7 2 9, 1 10, 1014। 1014 क्या डिविजिबल है बाकी संख्या से? जी हाँ। तो इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है। एक तो ये सबसे कॉमन मेथड। चलिए इसको भी करके दिखा देते हैं आपके सामने। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, 5 कॉमन ले लीजिए। 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 1, सॉल्व कर लीजिए। 5, हाँ 4 3 12 दूनी 24 और ये 7 42 इंटू 24 प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 42 इंटू 24 देख लीजिए एक बार। 4 3 12 दूनी 24, 7 42, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 6 4 10, 8 1 10, 1008। तो 5 गुने 1009 कर लीजिए। 9 5 45, 10 5 50। ये देखिए 5 से डिविजिबल है। लास्ट में 5 है तो ये भी डिविजिबल संख्या है। ये तो एक सबसे एक अलग तरीका है, मतलब जो सबसे सिंपल तरीका बोलते हैं। अब हम आते हैं इसी में, इसको थोड़ा सा हम रफ करते हैं। हम इसको यहां से रफ करते हैं। अब आप देखिए, यहां देखिए दूसरा तरीका है, सेकेंड तरीका। ये 13 इंटू इसको n मान लेते हैं, इसको 5 इंटू n मान लेते हैं। 5 क्या है आपका? अभाज्य संख्या है, लेकिन वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? n से। और n क्या है? यहां पे 2 से ज्यादा है। देखिए 11 इंटू 7 77 प्लस 1 78। 78 का फैक्टराइजेशन कीजिए। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 13। तो हम आपको अभाज्य संख्या का क्या एक प्रॉपर्टी बताए थे, जिसका गुणनखंड कितना होना चाहिए? सिर्फ 2। मतलब एक 13 रहता और एक और कोई सिर्फ एक संख्या रहता। लेकिन यहां पे क्या है, अगर आप इसको लिखते हैं तो लिखिए 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। तो ये कितना संख्या है? 2 से ज्यादा, इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या। सेम यहां आइए, 5 इंटू n है, इसको आप करेंगे 5 इंटू कितना आया था? 1009। इसको देखिए 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, थ्री से, और 3 से फिर करते हैं 111। देख लीजिए 2 से ज्यादा हो गया। 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 111। तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या का प्रॉपर्टी क्या है कि सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ पे 2 से ज्यादा हो गया। तो आपको दोनों तरीका में से जो भी पसंद है आप लिख सकते हैं पेपर में। अब लास्ट सवाल है। सवाल देखिए, किसी खेल के मैदान के, एक चीज बताया है, कोई खेल का मैदान है, सर्कल में है, उसमें सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया करके कोई लड़की है जिसको दौड़ने में 18 मिनट लगता है। साथ में उसके साथ कौन दौड़ रहा है? रवि। रवि को लगता है 12 मिनट। पूछ रहा है कि कितने समय के बाद वो दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये तो आराम से आप सेकेंड नहीं लगेगा, आप इसको निकाल सकते हो एलसीएम से। लेकिन एक चीज बताइए, रवि, और इसका मैं एक ट्रिक बताता हूं, एफटी में कभी कभी ये सवाल आता है कि कितने समय के बाद वो मिलेंगे। ठीक है, पहला कितना ले रहा है? 12। एक चक्कर पूरा करने में रवि को 12 मिनट लग रहा है, तो अगला चक्कर कितना हो जाएगा? 24, अगला 36,
रवि हो गया, सोनिया, पहला 18, दूसरा 36, तीसरा 54 होगा। सिंपल, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 लिख दीजिए डबल मल्टीप्लाई करते हैं, 36, 18 तिया 54। अब देखिए दोनों में कॉमन कब आ रहा है, मतलब सोनिया सेकेंड फेरा कंप्लीट करेगी। ये फर्स्ट फेरा था, ये सेकेंड फेरा था, ये थर्ड फेरा था। सोनिया का जब सेकेंड फेरा कंप्लीट होगा तो रवि का थर्ड फेरा कंप्लीट होगा। तो अगर मान लीजिए 7 बजे इन लोगों ने शुरू किया, तो कितने देर के बाद, कितने चक्कर के बाद ये यहां पे पहुंचेंगे? 7:12 पे रवि पहुंचेगा, 7:24 पे पहुंचेगा, 7:36 पे पहुंचेगा। तो रवि का 7:36 पे कितना फेरा हो जाएगा? 3। पर सोनिया का कितना 7:36 पे फेरा होगा? तो 2। तो तीनों एक बार फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? कितने बजे? 7:36 पे। तो ये एक एफटी में कभी कभी सब आता है, तो उसको और किसी तरीके से, इस तरीके से भी आप तुरंत दिमाग में लगा सकते हैं, गुना भाग करके। चलिए, और इसको पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे? तो एलसीएम मेथड से। तो चलिए भाई, अभी तो हम लोग पूरा सिंपल एलसीएम नहीं लगाइएगा आप, अभाज्य संख्या से 12 का कर लेते हैं। 2, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, तो कितना हो गया? 2 × 2 × 3, ये हो गया 12 का। अब आते हैं 18 का, 9 दूनी 18, 3 तिया। चलिए लिख लीजिए दोनों का, ये 12 का 2 × 3 × 3, कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन को एक साथ लिख लीजिए, 2 × 3 बचा 2 × 3। तो एलसीएम कितना हो गया? 3 दूनी 6, दूनी 12 तिया 36। यहां पे क्या आया था? 36। तो आप ये तरीका करो, पेपर में आपको ये तरीका करना पड़ेगा, पर गलत है या सही, आप जो भी दिया रहेगा उसका पहाड़ा पढ़ लेना, जो कॉमन पहाड़ा आएगा वही उसका संख्या होगा एलसीएम का। तो इस तरह ये आपका चैप्टर 1.2 था। हमने कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं, इसलिए छोड़े हैं कि क्रैश कोर्स की तरह एक क्वेश्चन समझो, बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लोगे। अब हम नेक्स्ट, अब चैप्टर 1.3 जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पे डिपेंड करता है, पूरी तरह से उसी पे ये सवाल अगला आएगा। तो ठीक है, चलिए आज के लिए फिर से हम अलविदा करते हैं, अगले क्लास में आपसे मिलते हैं, बाय।